मैनिफेस्टो, और मैं चाहती हूँ आप लोग इसको ले जाएं, इसकी कॉपी से देखें कि और क्या क्या रोड मैप है। उमर अब्दुल्ला साहब लगातार फॉरेन डेलीगेशन और इलेक्शन ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं। अब मैं जानना चाहूंगी कि किस आधार पर वो सवाल उठा रहे हैं। ये और कांग्रेस पार्टी का जो नापाक गठबंधन है और उनके अकॉर्ड्स के वजह से पहले कितना डिस्कॉर्ड रहा है वैली में, घाटी में, वो लोग बताएंगे जो बाकायदा जब हमारी सेना जीत रही थी, जो जा रहे थे यूनाइटेड नेशंस, वो लोग बताएंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं नेहरू जी ने क्या किया था उस वक्त और किस तरह से वो यूएनएससी में सारा मुद्दे को लेके गए। उसके बाद वो लोग कहेंगे जिसकी पार्टी से चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, जो बाकायदा जाते हैं वहां पे पाकिस्तान में और भीख मांगते हैं और कहते हैं हमें असली जमहूरियत चाहिए, हमें असली आज़ादी चाहिए, दिलवा दीजिए। पाकिस्तानियों के पास जाते हैं और बाकायदा सरकार को बदलने का प्लान बनाते हैं। ये वो लोग बताएंगे हमको जो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग जरूरी है, बावजूद इसके कि उनकी वजह से हमारे कितने नौजवान मरे, हमारे अपने हिंदू और मुस्लिम भाई बहन, हमारे कश्मीरी नौजवान, कितनी कितनी लड़कियां बेवा हों। सोचिए। तो इनसे ये सवाल पूछना जरूरी है। और अब उनको तकलीफ हो रही है कि फॉरेन डेलीगेशन और ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं। तीसरी और बहुत जरूरी बात, ये लोग जो बाहर जाके रोते हैं, राहुल गांधी कभी जर्मनी कभी अमेरिका जाके ऊल जलूल बातें करते हैं और देश की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पर, हमारी जमहूरियत पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। अब उनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि वहां से यहाँ पे देखने के लिए कि किस तरह से फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हो रहे हैं, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। ये बताना चाहिए और जरूरी है। ये कंट्रास्ट देखिए, तब के दिन और अब के दिन बुलाकर ठोक कर हम लोग कहते हैं, ताल ठोक कर कि आइए देखिए और देखिए क्या हमारी जमहूरियत है। और देखिए यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में आकर दुनिया भर के ऑब्जर्वर्स आए हैं और बता रहे हैं और दिखाएंगे दुनिया को कि अब तक जो बातें कही गई है ना, वो झूठ बोली गई हैं। ये वो हमें समझाएंगे जो पाकिस्तान के साथ ना मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तिजारत की बात कर रहे हैं और एलओसी ट्रेड की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हमें बताएंगे कि हमें चेताएंगे और डराएंगे कि देखिए चीन के जो सैनिक हैं कैसी मार पिटाई कर रहे हैं हमारे सैनिकों के साथ। ये वो लोग हैं जो हमें बताएंगे, जो लगातार कह रहे हैं कि हमें डरना चाहिए और चाइना की मदद मांगनी चाहिए। ये वो लोग हमें बताएंगे जो लगातार पाकिस्तान की बात करते हैं और कहते हैं संभल के चलना चाहिए, उनके पास एटम बम है। ये वो लोग हमें बताएंगे कि फॉरेन जो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पे सही नहीं है। शर्म आनी चाहिए उमर अब्दुल्ला को, और पहले आईना तो देखें कौन इंसान क्या बोल रहा है। अब उनके कहने पर और जिस तरह से उन्होंने शर्मसार किया है राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी जी पहुंचे वहां पे भी उनकी कितनी समझ है पीओके को लेकर और रेफ्यूजीज को लेकर, वो आप सब लोगों ने देख ली। अब कह रहे हैं कि वो गलती से उन्होंने कहा है, लेकिन सोचिए उमर अब्दुल्ला के कहने पर, उनको शर्मसार करने पर, एक हिकारत की तरह से एक नसीहत देने पर बड़ी मुश्किल से राहुल जी किसी तरह से पहुंचे और जम्मू में जाकर भी उन्होंने गुल खिला दिए। वो सब आपने देखा। साथियों, बहुत जरूरी सवाल लगातार ये लोग पूछ रहे हैं और कह रहे हैं क्या कुछ किया है, क्या कुछ हुआ है वैली में। और मैं आपके सामने, हमारे मैनिफेस्टो का भी हिस्सा है, आपको पूरा ब्यौरा देना चाहती हूँ। क्योंकि साथियों, सेहत, तालीम, रोजगार का कोई मजहब नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई उसका रीजन नहीं है। सेहत, तालीम, रोजगार का की कोई धर्म या मजहब नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन लोगों से सवाल पूछिए जो दुनिया भर के सवाल पूछते हैं हमसे, और मैं सिर्फ कुछ आंकड़े पेश करूंगी क्योंकि आंकड़े और डेटा झूठ नहीं बोलता। 2019 से पहले कितने मेडिकल कॉलेजेस थे? 4। अब कितने हैं? 11। उससे पहले कितनी मेडिकल सीट्स थी? 300, माफ कीजिएगा 500। अब कितनी है? 1300। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चों का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है मरने का, क्या था? 22। अब कम होकर सिर्फ 7 सालों में 16 हो गया है। सेक्स रेशियो क्या था? 927 था, अब बढ़कर 976 हो गया है और नेशनल एवरेज से भी बेहतर हो गया है। वो जम्मू और कश्मीर के लोग जो लगातार सर झुकाकर परेशान होते थे और कहते थे क्या अमन बहाली हो, हम लोग भी बड़े बड़े अफसर बने, आगे जाएं, हमारे यहाँ भी अमन बहाली हो और खुशहाली हो,
वो अब कह रहे हैं कि हम लोग लीड कर रहे हैं और ये सिर्फ 7 सालों में हुआ है। अगर इन सारे सवालों का जवाब जो मैं आपको बताऊंगी, आंकड़े दूंगी, इसके बारे में तीनों पार्टियां या कोई और बता दे कि वो अगर कर सकती है तो कैसे करेंगी, उनका रोड मैप क्या है, तो उसका जवाब दीजिए। तो ये फक्र की बात है जम्मू कश्मीर के लिए कि 927 का जो था वो बढ़ गया है और नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। और अगर एम्बुलेंसेस वो जो तो मेडिकल कॉलेज पहले 4 अब 11, एमबीबीएस की सीटें 500 अब 1300, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले 22 अब 16, सेक्स रेशियो 927 से 976, एम्बुलेंस सिर्फ 0 थी जो हेल्पलाइन से आती थी ही नहीं, अब 490 सिर्फ 7-8 सालों में। मैं प्राइवेट एम्बुलेंसेस की बात नहीं कर रही हूँ। पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, पब्लिक वेलनेस एंड हेल्थ सेंटर्स 0 अब 3008, टीबी एलिमिनेशन 20% से ज्यादा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जान है तो जहान है मैं हमेशा कहती हूँ, तो 70 से भी कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 7 साल पहले और अब वो बढ़कर 74 से ज्यादा हो गई है। तो एक और बड़ी खुशखबरी, और ये चीजें लोगों को मैटर करती हैं। देखिए इंतखाबात होते रहेंगे लेकिन ये चीजें लोगों को छूती हैं, ये उनके बारे में है, ये उनका तजुर्बा है, ये उनका अनुभव है। अच्छा, लगातार यहाँ बातें हो रही हैं कि कुछ काम नहीं हुआ और हमने कुछ एम्प्लॉयमेंट के मैं आंकड़े आपको पेश करती हूँ कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर मैं नेशनल चैनल्स में भी देख रही हूँ और यहाँ पे भी देख रही हूँ कि बहुत कुछ काम हुआ है। अब सबसे पहले तो इनसे पूछिए कि इनके एम्प्लॉयमेंट का आइडिया क्या था। 300 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी पर आप लगातार किसी तरह से वो भिजवाएं, पत्थर फिकवाने का काम करें। देखिए मैं आपको बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ की आबादी है 1,40,40,00,000। यहाँ की सरकारी नौकरी जो है वो है 5 लाख। इसका मुकाबला कीजिए आप पंजाब से। पंजाब की आबादी है 3,70,00,000 और वहां के सरकारी मुलाजिम हैं 3.55 लाख, यानी कि 5 लाख यहाँ और आबादी 1,04,00,000। अब कर्नाटक पर आते हैं। कर्नाटक की आबादी लगभग 7 करोड़ है और वहां पे जो सरकारी मुलाजिम हैं वो हैं 5,10,000, यानी कि जहां पे आबादी बाकायदा 7 पौने 7 करोड़ है वहां पे 5 लाख सिर्फ हैं। और यहाँ पे बावजूद इसके कि 1,40,40,00,000 की आबादी है, 5 लाख लोगों को यहाँ पे बाकायदा नौकरियां हैं। वो मैं सरकारी नौकरी की बात कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी प्राइवेट नौकरी की और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। जहां तक बात है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो 8 लाख नए रोजगार पिछले 5 साल में जम्मू एंड कश्मीर को दिए गए हैं। तफसील से मैं आपको उसकी डिटेल्स भी दूंगी। और मैं आपको बता दूं कि बार बार ये कहा जा रहा था, मैंने खुद सुना उमर अब्दुल्ला को कहते हुए कि गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज जो हैं वो भरी नहीं गई हैं। मैं आपको बता दूं कि 43,000 बाकायदा गवर्नमेंट जॉब्स में रिक्रूटमेंट हुआ है और पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स थे उसमें 10,000 लेबरर्स और वेजर्स को, डेली वेज एम्प्लॉयर्स को रेगुलराइज किया गया है। बाकी के आंकड़े भी मैं आपको पेश करती हूँ। आप देखिए रिक्रूटमेंट के चलते जम्मू कश्मीर में बैंक को देखिए या रिक्रूटमेंट और सिफारिशबाजी का जो दौर था उसमें लॉस रहा है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का 1,140 करोड़। अब 2023 में जम्मू कश्मीर का जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, वो 1,700 है। जमीन आसमान का फर्क है और हर एक कश्मीरी जम्मू के निवासी बाशिंदे के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है। ज़िंदगी कैसे बदली है, मैं बाद में बात करूंगी झेलम फ्रंट की और बाकी जो हम देख रहे हैं बुलेवार्ड की, लेकिन आप सोचिए कि ज़िंदगी में कितना रद्दोबदल है। तो मैं चाहती हूँ ये सवाल पूछे जाएं और उनसे बताया जाए कि चाहे टूरिज्म हो, चाहे फिल्म पॉलिसी हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ 2019 से पहले आप जानते हैं क्या हालात थे। मैं क्या बताऊं आपको कि अब 2022 से अब तक 102 फिल्में और वेब सीरीज जम्मू एंड कश्मीर में शूट की गई हैं और जो टूरिस्ट 1.62 करोड़ से 2019 में, वो आंकड़ा बहुत ज्यादा था क्योंकि कोविड में तो कुछ था ही नहीं, वो भी बढ़कर अब हो गया है 30% बढ़कर 2,11,00,000। तो साथियों, चाहे डेली वेजेस हो या वैकेंसीज हो, हमने देखा है कितनी यहाँ पे तब्दीली हुई है। मैं चाहती हूँ आप लोग इस मैनिफेस्टो को लेके जाएं और लोगों से बताएं। मैंने एक और बात आपसे कही थी, पानी की। क्या आप जानते हैं कि इतने सालों तक इन खानदानों ने
जल के बारे में क्या किया है, पानी के बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें ज़िंदा रखती है। 2019 तक 31% सिर्फ कवरेज था, 31% था साथियों साफ पानी की व्यवस्था, इंतजामात। और 2024 में 81% है साथियों, सिर्फ 5 साल में। यानी कि इतने सालों में 31% और सिर्फ 5 सालों में आप देखिए 81%। तो ये है, और इसमें और भी डिटेल्स आपको मिलेंगी। तो मैं